ओके सो वेलकम टू दिस वीडियो। देखो बेसिकली यहाँ तुम टाइटल थंबनेल देख के आए हो, कंप्लीट बिजनेस स्टडीज टर्न टू रिवीजन वन शॉट। तो मैं तुम्हें यहाँ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि हम चीजों के इन डेप्थ नहीं घुसने वाले। ये काइंड ऑफ क्रैश कोर्स नहीं है, ये तब के लिए है कि जब तुम सारा सिलेबस कर चुके हो, अच्छे खासे कॉन्फिडेंट, तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम है, तुम ये वीडियो देखने आए हो कि हाँ भाई मुझे ना एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाए, सब कुछ ऐसे पॉइंट वाइज रिवाइज हो जाए, किस चैप्टर में क्या है, कहाँ है, क्या किससे लिंक्ड है, किसके कितने पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, बस दैट्स इट। फटाफट से सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब इसमें मैं टाइम स्टैम्प दूंगा, नो डाउट टाइम स्टैम्प दूंगा हर चैप्टर की, एंड तुम्हें उसमें आगे बढ़ के बस चैप्टर्स देखते जाना है, उनके पॉइंटर्स देखते जाना है, वो समझते जाना है, दैट्स इट। और कुछ खास नहीं होने वाला। तुम्हें मैं हर टॉपिक के डिटेल में जाऊंगा। अगर तुम्हें मजा आया तो ये आ रही वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहां जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ हम पूरे सब्जेक्ट की टर्म टू में जो भी आने वाला है उन पॉइंटर्स की रिवीजन मारने वाले हैं फटाफट से, क्विक फॉर्मेट। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डू। देखते हैं। ओके सो बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट यूनिट, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर मेरी जो पर्सनल फेवरेट डेफिनेशन है, दैट इज स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, रिटेंशन, डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। जब तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बिल्कुल बेसिक से याद कर लेना। उसके आते हैं इसके मेजर प्रोसेस पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की, हाँ हमें बंदे चाहिए कितने। उसके बाद रिक्रूटमेंट की, उनके लिए अलग अलग सोर्सेस खोलना कि कहां कहां से बंदे अप्लाई कर सकें। फिर सिलेक्शन, जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनको सिलेक्ट कर लें। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उनको अपनी कंपनी में एक जगह दिखाएं, उनको पूरी कंपनी की वर्किंग का इंट्रोडक्शन दें। उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका जो पर्टिकुलर रोल है उसके लिए उनको ट्रेन किया जाए, डेवलप किया जाए कि तुम्हें किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट इज टाइम टू टाइम उनको उनकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देना। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके करियर में, उनका ग्रोथ में उनका साथ देना, उनकी प्रमोशन करना, एंड उनको लाइकवाइज जो भी चीजें इंसेंटिव्स वगैरह वो सब देना। एंड एट द एंड आता है कॉम्पेंसेशन, उनको उनका पे देना, दैट्स इट। ये था पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। अब इसके अंदर से चीजें और निकलती हैं। सबसे पहले निकलता है रिक्रूटमेंट का एक छोटा सा प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, यानी कि हमने जो भी अलग अलग सोर्सेज देखे हैं वो कितने वैलिड हैं। उसका चूजिंग मोस्ट सुटेबल वन, सबसे आप प्रोज और कॉन्स को इवैल्यूएट करके जो सबसे ज्यादा सुटेबल है हम उसे चूज करेंगे। इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम दैट सोर्स, ये आता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। मैं एक लाइन लगानी भूल गया। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बाद दिस इज सिलेक्शन का प्रोसेस, बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब हमारे पास रिक्रूटमेंट करने का जो भी एप्लीकेशंस आई है ना, उनको हम फटाफट से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर देंगे, दैट इज उनकी एप्लीकेशन देख के किनको सिलेक्ट करना है, किनको रिजेक्ट करना है, उनको साइड कर देंगे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्शन टेस्ट से गो थ्रू होना पड़ेगा, जो कि अलग अलग 5 सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, विच आर ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। अब ये 5 टेस्ट होते हैं। सिलेक्शन टेस्ट, उसमें कुछ और कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट कर दिया जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पे उनका 1-on-1 इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि ये जो बंदा है ये पिछली कंपनी क्यों छोड़ के आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसके रेफरेंसेस निकाले जाते हैं। फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि किसे हमें सिलेक्ट करना है, किसे नहीं करना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब वो भी क्लियर हो जाता है तो जॉब ऑफर दिया जाता है। जब वो भी एक्सेप्ट हो जाता है तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है एंड यू आर गुड टू गो। ये हो गई हमारी सिलेक्शन की छोटी सी प्रोसेस। अब आगे बढ़े तो रिक्रूटमेंट में भी टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। रिक्रूटमेंट बेसिकली होता है कि जो भी कैंडिडेट्स आपके लिए, आपकी जॉब के लिए पोटेंशियल है, उनका एक पूल कलेक्ट कर लेना। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, जस्ट बिकॉज कि हम इसमें पूरा भर लेते हैं कि जो भी है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है, आ जाओ, हमें एक बंदा चाहिए लेकिन तुम 100 हो तो 100 के 100 आ जाओ। अब उस 100 में से एक को हम सिलेक्शन में सिलेक्ट करेंगे, जिसका प्रोसेस हम देख चुके हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट में जब हम एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं तो उसके भी 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में बिल्कुल सिंपल से 2 है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर होता है हॉरिजॉन्टल, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एंड प्रमोशन होता है वर्टिकल, नीचे से ऊपर। बिल्कुल बेसिक से सिंपल सी बात है। एंड ये हो गया। अब एक्सटर्नल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 10 मेजर एक्सटर्नल सोर्सेज हैं एंड मेजॉरिटी केस स्टडीज तो इस पे देखने को मिल जाएंगी, बहुत सी केस स्टडीज बनती है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कॉलेजेस में से उठा लेते हैं। फिर आता है प्लेसमेंट एजेंसीज, प्रॉपर एजेंसीज होती हैं जो कंपनी से भी पैसा लेती है कि हम आपको एम्प्लॉयज देंगे, एम्प्लॉयज से भी पैसा लेते हैं कि हम आपको जॉब देंगे। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है लेकिन ये प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। एडवर्टीजमेंट्स जो हम देखते हैं प्रिंट मीडिया पे, एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी हो गए, अलग से डिजिटल मीडिया पे। उसके अगर हम बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दैट बेसिकली मींस फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं ना, कि बस फैक्ट्री गेट पे लगा दिया कि आज काम के लिए इतने बंदे चाहिए, जो भी आएगा काम करेगा, डेली वेज लेके निकल जाएगा, कोई सिलेक्शन नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल जो अनस्किल्ड लेबर होती है उसके लिए बेस्ट रहता है। उसका लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा होता है जो कहता है कि आप मुझे एक एक्स अमाउंट दो, उस एक्स अमाउंट के अंदर मैं काम करवा देता हूं, मैं अपने बंदे दिहाड़ी मजदूर लाता हूं और उनसे काम करवा देता हूं। आपको नहीं मतलब कि मेरे नीचे कौन काम कर रहा है, मैं अपनी टीम लेके आऊंगा और टीम लेके चला जाऊंगा। बट इसका एक छोटा सा नुकसान भी है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर नाराज होता है, उसकी पूरी टीम गई, तो आपका फायदा भी बल्क में, नुकसान भी बल्क में, दोनों चीजें करता है। कैजुअल कॉलर वो बंदे होते हैं कि जिन्होंने एक बार हमारी कंपनी में अप्लाई किया लेकिन वो नहीं हो पाए ना,
तो अब उसके बाद उनका नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट हमारे पास सेव है एंड कभी भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला लेंगे। या ये वो सोर्सेज है जो पहले का भी अप्लाई किया था एंड आज हमारे पोर्टफोलियो में अपडेटेड है। जैसे भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम इनको बुला लेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि आपके एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने किसी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, कजन को रिकमेंड कर दिया एंड आप उसको रिक्रूट कर लेते हो, दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। एंड वेब पब्लिशिंग, यानी कि ऑनलाइन मीडिया पे जैसे कि वेबसाइट्स हैं, naukri.com है एक, और SEXYZ कुछ 3-4 वेबसाइट्स हैं जहां पे आप कंपनी की तरह लिस्ट भी कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे जॉब वाले बंदे चाहिए एंड आप एज एन एम्प्लॉय भी लिस्ट कर सकते हो कि मुझे इस प्रोफाइल में जॉब चाहिए। तो वो सब चीजें हो जाती है। दिस इज हाउ योर स्टाफिंग चैप्टर इज समराइज। अब ये पूरी जो चार्ट बनाई है ना मैंने, इसको तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं मारना, इसको अपनी कॉपी में बनाओ, अपने हाथ से खुद से एक बार बनाओ एंड फिर उसको 1-2 बार पढ़ो, तुम्हें पूरा चैप्टर माइंड में रिवाइज हो जाएगा। अब क्या है कि एग्जाम से एक दिन पहले जब बिल्कुल सुबह सुबह या पिछली रात को होगा ना, आंखें बंद करके बस माइंड में चीजें घूम भी रही होगी तो इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है कि भाई मुझे सारा चैप्टर आता है। जब ये सब चीजें इतनी ब्रश अप होती है अंदर डिटेल्स में, इंसान अपने आप घुस जाता है, लेकिन पूरा ओवरव्यू हर चैप्टर का होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, डायरेक्टिंग। ओके, सो द नेक्स्ट अप वी हैव डायरेक्टिंग यूनिट। इसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन मेरी पर्सनल फेवरेट जो है, डायरेक्टिंग इज बेसिकली लीडिंग, गाइडिंग, कोचिंग, मोटिवेटिंग, मेंटरिंग पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बेसिकली जो भी काम हो रहे हैं उनके ऊपर एक बंदा होता है जो सुपरवाइजर होता है, वो उन सबको एक डायरेक्शन देता है कि तुम्हें इस डायरेक्शन में काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हों। दैट्स इट। उसके फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसके 4 एलिमेंट्स आते हैं। यहां आके मेन कहानी होती है शुरू। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन की बस डेफिनेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मोटिवेशन के अंदर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है जो इस टेबल में बनती है। इसमें बेसिकली होता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये टेबल है, उसकी assumptions है, उसकी इंपॉर्टेंस है। लीडरशिप में अगर हम आए तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन। अब इन सबके डायग्राम्स तुम्हें जरूर याद होना चाहिए वरना इसके बिना मार्क्स नहीं मिलते। ऑटोक्रेटिक मतलब एक से जा रहा है, डेमोक्रेटिक मतलब सब इंक्लूडेड है, लीडर बीच में है, एंड फ्री रेन मतलब सबको अपनी कमांड दे दी है, लीडर बाहर से खड़ा होकर बस देख रहा है, कोई जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन बेसिक्स की डेफिनेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का डिफरेंस पता करना है तुम्हें। इस बार कम्युनिकेशन के बैरियर्स नहीं पढ़ने, तुम्हें पता होगा, बहुत अच्छी बात। मूविंग अहेड कि हमने जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी, मोटिवेशन पढ़ी, तो मोटिवेशन के लिए एम्प्लॉयज को देने पड़ते हैं इंसेंटिव्स ताकि वो काम ढंग से करें। अब इंसेंटिव्स आर ऑफ 2 टाइप, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या है, पे एंड अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, प्रोडक्टिविटी लिंक, वेज इंसेंटिव, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड पर्क्यूसाइड्स। नॉन फाइनेंशियल में क्या है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, जॉब एनरिचमेंट, प्रमोशन एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। बेसिक सा मतलब देखो, फाइनेंशियल वो है जहां कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा उसको मोटिवेट कर रहा है। नॉन फाइनेंशियल वो होती है जो फाइनेंशियल अचीव होने के बाद एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि उसका नाम हो, उसकी जॉब सिक्योर हो, लोग उसको जाने पहचाने, उसकी जॉब में क्वालिटी भरी जाए, उसको प्रमोशन मिले, उसके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो एंड उसको क्लाइमेट अच्छा खासा मिले। दैट्स इट। यहां पे डायरेक्टिंग भी होता है, खत्म। अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोलिंग। लेट्स सी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग। बिल्कुल सिंपल सरल सा चैप्टर है। ये कहता है कि अगर हमारा रास्ता ये है और हम यहां से इतना भटक गए तो कंट्रोल करो और वापस आओ। दैट्स इट, यही कहता है चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेसिकली वैसे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद उसकी इंपॉर्टेंस है। दैट्स इट। फटाफट से देखते हैं। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि हाँ हमें अचीव क्या करना है। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये बेसिकली प्लानिंग का पार्ट है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की हमें अचीव किया क्या है अब तक, उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, जो अचीव किया है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। फिर एनालाइजिंग डेविएशंस, हमने जो कंपेयर करके पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशंस जो भी आई है ना, उसको एनालाइज करना है एंड देखना है कि भाई फर्क क्या है। अब इसके अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, एमबीई और सीपीसी। एमबीई का बेसिक सा मतलब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि जो भी काम है बहुत जरूरी है वो तो हम करेंगे, बाकी छोटे बड़े काम फालतू सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देंगे, ठीक है। दैट्स इट। सीपीसी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि जब तक एक दिक्कत एक लेवल तक नहीं पहुंच जाती ना, तब तक उसको डील नहीं करेंगे। जब वो इतने क्रिटिकल पॉइंट पे है कि उसकी वैल्यू हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है या फायदा करा रही है, जो भी है, तब उसको डील करेंगे ना। जब उसकी वैल्यू बहुत छोटी सी है, माइनर सी है, वो कुछ फर्क ही नहीं डाल पा रहे, तो उसको देखेंगे, ठीक है। एमबीई सीपीसी। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव मेजर, जो भी डेविएशन है उसको ठीक करने, जो मेजर लेना है वो लेंगे। मूविंग अहेड टू इंपॉर्टेंस, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल में हेल्प करता है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स में हेल्प करता है, एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बिल्कुल बेसिक सी बात है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, थोड़ी थोड़ी रट्टेबाजी है, लेकिन हाँ इसमें से एक आध केस स्टडी निकल सकती है और इसमें से तो निकलेगी ही निकलेगी। कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम मार्क्स का आएगा, लेकिन स्टिल इसको फटाफट से रिवाइज मारना जरूरी था, जो कि हम कर चुके हैं। तो मूविंग अहेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत प्यारा चैप्टर, लेट्स सी। ओके, सो द नेक्स्ट यूनिट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। इन सब में हम किस तरह से अपने डिसीजंस लें कि जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले करना है कॉन्सेप्ट, रूल एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, कुछ ज्यादा डीप में नहीं घुसना, इसके बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ जाएगा, उसके बाद उसके रूल्स पढ़ने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। अब बारी आती है मेन तीन होते हैं हमारे डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना कहां है, फाइनेंसिंग मतलब पैसा लेना कहां से, एंड डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट्स हुआ, जो फायदा हुआ, उसको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, अब इसके अंदर इनके कुछ फैक्टर्स इंपैक्टिंग है, उन पे भी आते हैं। ओके, तो ये फैक्टर्स बताते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लेनी है, शॉर्ट टर्म लेनी है, फाइनेंसिंग हमें डेट से करनी है, इक्विटी से करनी है, डिविडेंड हमें कितना होल्ड करना है और कितना देना है। ठीक है, अब बारी आती है भैया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। फाइनेंशियल डिसीजन में कैश फ्लो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट रिस्क कंसीडरेशन, कंट्रोल कंसीडरेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। उसके अलावा हमारे डिविडेंड डिसीजन पे तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या चल रही है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कितना इजी है, लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स क्या है। ये जो पूरी वीडियो है बेसिकली मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है, जाके जरूर देख लेना। अदरवाइज ये बस रिवीजन है पॉइंट्स की। ठीक है, जब हमने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी इंपॉर्टेंस पे कोई छोटा सा टॉपिक है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर, इबिट, ईपीएस एनालिसिस। पर्सनली पूरी बिजनेस स्टडीज में मेरा फेवरेट टॉपिक था, ये न्यूमेरिकल बनता है इसका, अगर कभी आए तो डायरेक्ट 5 मार्क्स का इसका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, इसको प्रूव करने का। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग क्या होते हैं इसमें, 14 फैक्टर्स है, रिस्क कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंट्रोल कंसीडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, स्टॉक मार्केट कंट्रोल, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, कॉम्पिटिटर्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक छोटी चीज हो रहा है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है एंड जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स कम ज्यादा होती रहती है, तो वो कौन से फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इंपैक्ट डालते हैं, फटाफट से नजर मार। ओके, सो अब हमारे पास आ गया फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट करते हुए, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट को इंपैक्ट करते हुए कुछ फैक्टर्स। अब वर्किंग कैपिटल में बेसिकली क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, लेवल ऑफ कंपटीशन, credit allowed, credit availed, availability of raw material, growth prospects, inflation and operating efficiency। अब इसके मतलब भैया फिर से डिटेल में वहां जाओ, ये वीडियो जस्ट फॉर पॉइंट्स रिवीजन है, मैंने बोल दिए हैं, तुमने सुन लिए, माइंड में रजिस्टर हो गए, एक आध बार लिख लोगे तो ये थोड़े याद हो जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है बस। फिक्स कैपिटल में टाइप ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ये सब इंपैक्ट करते हैं कि रिक्वायरमेंट कम है या ज्यादा। अब ये चैप्टर भी पूरा हुआ, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स। लेट्स सी। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स। बिल्कुल सिंपल सा सरल चैप्टर है कि भैया जो फाइनेंसिंग की ट्रेनिंग होती है ना, वो कहां होती है, फाइनेंशियल मार्केट में होती है, ये जगह है वो। इसके अंदर बेसिक सा कंसेप्ट से शुरुआत होती है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पढ़ लेना, बड़ी आसान से समझ आ जाएंगे। उसका मेजर चीजेस इसके टाइप्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सरल सा फर्क है ड्यूरेशन का। जो शॉर्ट टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं वो मनी मार्केट में होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो कैपिटल मार्केट में होते हैं। अब मनी मार्केट के अंदर कुछ 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे इशू होते हैं, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल्स। कैपिटल मार्केट के अंदर अगेन 2 टाइप्स है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कुछ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन होते हैं, ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, राइट्स इशू एंड ईआईपीओ। एंड सेकेंडरी मार्केट का अपना सिंपल सा सीन चलता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। और फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट कुछ 4-5 है, तो मैं याद करना, तो मैं समझना है, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद आता है भैया ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट का एक पूरा प्रोसीजर है कि ट्रेड चलता कैसे, वो तुम्हें समझना है, याद करना है। अच्छा डायग्राम बना गया ना, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगेन डीमेटेरियलाइजेशन और डिपोजिटरी की 1 मार्क की डेफिनेशन है, तो मैं समझ लेनी है, इसके अंदर यूज भी हो सकती है वो, एंड अपने आप में इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है, तो तुम्हें बताना चाहिए। उसका आता है सेबी, सेबी बना कब, सेबी बना क्यों, सेबी क्या ऑब्जेक्टिव है, सेबी के क्या फंक्शंस है, ये अच्छे से याद करके जाना। अगर मैं बताऊं केस स्टडी, तो केस स्टडी आएगी तुम्हें इस चैप्टर में मेजॉरिटी इस पोर्शन में से एंड इस पोर्शन में से। ठीक है, मूविंग ऑन टू लास्ट चैप्टर भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेट्स सी। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन आई सी लाइक कंट्रोलिंग, काफी छोटा सा और काफी सिमटा हुआ लिमिटेड सा चैप्टर है, दोनों वर्ड्स मिक्स कर रहा था मैं, आई एम सॉरी। हाँ, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको देखते हैं फटाफट से क्या चीज है, एंड इसके बाद ये वीडियो हो जाएगी समाप्त मेरे भाई। तो कंसेप्ट क्या है इसका कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर ले। सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर क्या क्या चीजें थी, बेसिकली तो राइट्स थे तुम्हारे 6, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये 6 राइट्स हैं। इसके बाद एक कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसको क्या क्या रिलीफ्स मिल सकते हैं इफ ही शी इज बीइंग चीटेड।
ठीक है। एंड हु कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट हुम, इसके 6-7 पॉइंट्स है, इसको याद कर लेना। एनजीओज वाला सेक्शन तुम्हारे सिलेबस से कट हो चुका है। इसका अगर मैं बात करूं लीगल रेड्रेसल मशीनरी की, तो भैया क्या होता है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, 20 लाख से नीचे के केस इधर, 1 करोड़ से 20 लाख के इधर, एंड 1 करोड़ से बड़े केस डायरेक्ट नेशनल में, जहां हम कंपेंसेशन इतने की मांगते हैं। एंड ये वाला केस पहले यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये वाला यहां जाएगा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो, एंड अगर आप यहां सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहीं रह जाओ। इसके ऊपर एक चीज होती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन जा सकता है, सिर्फ नेशनल वाला, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। बिल्कुल बेसिक चीजें थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। दैट्स इट, दी एंड फिनिश। बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ क्विक वन शॉट रिवीजन यहाँ होती है खत्म। तो भाई अब वीडियो तो हो चुकी है खत्म, लेकिन यहाँ एक छोटा सा बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले एग्जाम्स में भी ना भाई तुम्हारे सपोर्ट में जो भी काम करने वाला है वो सब तुम तक पहुंच जाए। ये प्लेलिस्ट आ रही है पूरी बिजनेस स्टडीज का, जो भी सामान चाहिए, जैसे भी चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो ये एक और प्लेलिस्ट आ जाएगी, अगर तुम्हें चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने तो यहाँ आ रहे हैं, जाके पढ़ लो। और कुछ भी अच्छा बुरा लगा नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के बता देना। थैंक यू सो मच ये वीडियो आते देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो फैला भी जरूर देना, क्योंकि तुम्हारे और भी दोस्त है जो इस सामान की वेट कर रहे हैं, तो उनको जाके दो ना यार। थैंक यू सो मच।